हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोडक्शन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से हमारा मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे वो हमारा कनेक्टेड था एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एनिमल के लाइफ स्टॉक को के ब्रीडिंग को, फीडिंग को, आपका हाउसिंग को और हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए जो एनिमल को ब्रीड करवाया जा रहा है, उसके लाइफ स्टॉक को मेंटेन किया जा रहा है जस्ट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ देम, यही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाती थी। एनिमल हस्बेंड्री में हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े हैं, लाइक आप जब भी बात करते हैं मतलब फार्म्स की, जिसमें हम सिर्फ एक काइंड ऑफ एनिमल को ओनली वन, वी आर नॉट डोमेस्टिकेटिंग ओनली वन काइंड ऑफ एनिमल हेयर, बल्कि हम कैटल्स को भी फार्म करते हैं, हम हनी बीज को भी फार्म करते हैं, हम बर्ड्स को भी फार्मिंग करते हैं, हम फिशेस की भी फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं जिसकी फार्मिंग जो है वो यहाँ परफॉर्म करवाई जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले हर जगह पर मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से आप एनिमल्स के फार्म को मैनेज करते हैं और उनके फार्म के एनिमल को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें यहाँ पर समझना है। तो मैनेजमेंट इज द बेसिकली अ साइंस ऑफ art of science of combining ideas, facilities, processes, materials and labor to produce and market a worthwhile product or services successfully. Basically some of the management procedures in various animals farm system we are going to discuss here. हर जगह पे हर एनिमल को फार्म करने का जो तरीका है, हर एनिमल को जो रखने का तरीका है, उसको मैनेज करने का जो तरीका है, वो तरीका जो है वो बहुत अलग है। और जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के लाइफ स्टॉक को रेस करने की बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है एक्सक्यूज मी, यही पार्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस स्टॉक के बारे में हम समझेंगे वो है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, सबसे पहले जब भी हम डेयरी, जैसे मैंने जब आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री का नीड बताया था, रोल बताया था हमारे ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, तो उसमें सबसे पहले मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स का ही जिक्र किया था। तो अब जब भी किसी एनिमल को आप फार्म कर रहे हैं या जिस जगह पे वो एनिमल रखा जा रहा है तो वो किस प्रोडक्ट के लिए रखा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका केयर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे सिस्टम्स को जो है वो मैनेज किया जाता है। डेयरी मैनेजमेंट या फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो ये वो मैनेजमेंट है जिसमें हम एनिमल को आपका मैनेज कर रहे हैं फॉर द मिल्क और उस मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट कैसा मैनेजमेंट हुआ या ये कौन सा मैनेजमेंट है, या इस मैनेजमेंट में आप एनिमल का जो मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के लिए करवा रहे हो, तो बहुत ही छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पर समझी और वो छोटी सी चीज़ क्या है, एनिमल का फार्मिंग फॉर द फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, उसके ह्यूमन कंजप्शन को चेक करने के लिए हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जो बात है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कौन से एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो काउज हैं, बफलोज हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं, ये सब एनिमल्स इस डेयरी फार्म मैनेजमेंट में देखे जाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, एनिमल इंक्लूड कौन कौन से हैं भाई एनिमल, तो आप बात कर सकते हैं काउज हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं, मतलब बेसिकली काउज, गोट्स, शीप्स और सिंपल बफलोज की भी बात, बफलोज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका क्या करते हैं हम
डेयरी फार्म में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से एनिमल इंक्लूड किए गए, कौन कौन से एनिमल यहाँ पर इंक्लूड हुए, तो सिंपल काउस, गोट्स, बफलोस, मतलब कैटल फार्मिंग भी हम यहाँ पर एक छोटा सा नाम दे सकते हैं। क्या पार्ट है ये, क्या चीज़ है, तो आप सिंपल कहेंगे कि वो मैनेजमेंट जिसमें आप मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को ह्यूमन के कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस मैनेजमेंट में या जिस फार्म में, वही आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है। क्लियर। इसके बाद काउस की, बफलोस की बात करें तो ज़्यादातर क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा काउस और बफलोस के थ्रू कंज्यूम मतलब बनाई जाती है। हम जितना भी मिल्क की बात करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो बड़ी बड़ी आपके सिंपल हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो ज़्यादातर मिल्क जो होता है वो बफलो का होता है या फिर काउस का होता है। क्लियर। एक छोटे स्केल की बात करें, एक छोटे लेवल की बात करें, जो एक बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं है, तो उसमें शीप्स और गोट का मिल्क भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। येलो कलर होता है काऊ के मिल्क का थोड़ा सा, वो किसकी वजह से होता है, तो आपका बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ कैरोटीन्स की वजह से येलो होता है। बफलो मिल्क की बात करें तो इसमें कोई कैरोटीन्स नहीं होते, और जो घी यूजुअली काऊ के मिल्क से बनता है वो बेसिकली येलो होता है, ज़्यादा येलो इन कलर होता है। और जो आपके एनिमल्स हैं उनको ड्राई फीड पर भी जो है, मतलब ड्राई फूड पे या फिर ड्राई न्यूट्रिशन पे जो है वो फीड करवाया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को मेंटेन कराने के लिए, इस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है वो देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि जो प्रोसेसेस और सिस्टम्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं जो कि प्रोडक्ट की यील्ड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो जो सिंपल हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रोसेसेस और जो सिस्टम यहाँ पर इंक्लूड हैं जो कि हमारे सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो वो प्रोसेसेस और सिस्टम्स क्या क्या हैं तो देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ 4 एसेंशियल मेथड बताऊंगी लाइफ स्टॉक के इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे पहला क्या है आपका 4, मैं आपको 4 मेथड बता रही हूँ, 4 सिंपल कह सकते हैं एसेंशियल मेथड्स, 4 एसेंशियल मेथड्स, 4 एसेंशियल मेथड किसके लिए, फॉर लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट, फॉर व्हाट, फॉर लाइफ स्टॉक। आप लाइफ स्टॉक टर्म से बहुत ज़्यादा नोन है, लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट। लाइफ स्टॉक के इम्प्रूवमेंट को कराने के लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट इज योर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि भाई लॉजिकल सी चीज़ है, जब तक कोई भी मेल और फीमेल, या फिर आप सिंपल कह सकते हो एक सेलेक्टेड मेल और फीमेल को आपस में कंबाइन करके ब्रीडिंग जो हम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी उनकी बनेगी वो भी एक सुपीरियर क्वालिटी बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। कि भाई जब भी आप 2 एनिमल्स को कंबाइन करवा रहे हैं जस्ट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जब आप पुराने एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो नया लाइफ स्टॉक बने वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हो। इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ साथ हमारा ध्यान रहता है कि सुपीरियर क्वालिटी का हो। जितना ज़्यादा क्वालिटी सुपीरियर रहेगा उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी क्वांटिटी, मतलब सुपीरियरिटी जो होती है वो दोनों चीज़ों में देखी जाती है, क्वालिटी में भी देखी जाती है और क्वांटिटी में भी देखी जाती है। तो जब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करी तो ब्रीडिंग में आप क्या कर रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल आर सेलेक्टेड इन सच अ वे, इस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं कि दोनों एनिमल का जो क्वालिटी हो वो अच्छा हो, सो दैट द सुपीरियर प्रोजेनी में फॉर्म, एक ऐसी प्रोजेनी बन सके जो कि कैसी हो, सुपीरियर हो, कैसे, किसमें, क्वालिटी में भी, और बेसिकली उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कैसा हो, अच्छा हो। दूसरा प्रोडक्ट है दूसरा मेथड है आपका वीडिंग। वीडिंग क्या है भाई, तो वीडिंग बेसिकली अनइकोनॉमिक एनिमल को ग्रो करवाने से रोकना या फिर अनइकोनॉमिक एनिमल को रिप्रोड्यूस करवाने से रोकना, ताकि
हमारे लाइफ स्टॉक में कोई गड़बड़ ना हो, वही कहलाता है वीडिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? वीडिंग। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला ब्रीडिंग का मतलब है दो सुपीरियर एनिमल्स को कंबाइन करवाना है, दो सुपीरियर एनिमल्स को एक साथ लेकर आना है और उनसे जो प्रोजेनी बनेगी वो प्रोजेनी लॉजिकल सी चीज़ है, सुपीरियर बनेगी। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल विच आर नॉट हैविंग अ गुड कैरेक्टर्स, जिसकी मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एनिमल जिसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, जिस उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस एनिमल को रिप्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करना, एक अनइकोनॉमिकल एनिमल को रिप्रोड्यूस करने से रोकना कहलाता है आपका वीडिंग। वीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक ऐसा एनिमल बनता है जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए हमारी एक ऐसी काऊ हमने बनाई जिसका लैक्टेशन पीरियड है ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, तो जब लैक्टेशन पीरियड उसका अच्छा नहीं होगा तो उस कंडीशन में उस एनिमल को हम फीड भी करवा रहे हैं, उसको हम हाउसिंग केयर भी दे रहे हैं, उसको हम हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, मतलब हमारी तरफ से जो पूरा का पूरा केयर है वो उसको दिया जा रहा है, हम पूरा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बदले में जो हमें मिलेगा वो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में वो एनिमल हमारे लिए कैसा रहा? वेस्ट रहा। तो इंस्टेड ऑफ फार्मिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट ऑफ आर इकोनॉमिकल यूज़, तो उसको हम बनाए ही ना और रिड्यूस करवा दें। तो ऐसा एनिमल जो कि क्या बोले हम, जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमें नहीं दे रहा है, तो उसकी प्रोजेनी को बढ़ने नहीं देना है और उसके रिप्रोडक्शन को हमें क्या कर देना है, यहीं के यहीं रोक देना है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। वीडिंग के बाद है हमारा थर्ड, इसी से कनेक्टेड ब्रीडिंग, वीडिंग थर्ड, इससे कनेक्टेड नहीं, मतलब टर्म सिमिलर राइम दे रहे हैं, दैट इज फीडिंग। ब्रीडिंग, बीडिंग एंड फीडिंग। फीडिंग समझ में आती है, बहुत कॉमन सी चीज। एनिमल के लिए जिस तरीके से हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए हमें अपने डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की, एक प्रॉपर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एनिमल से एनिमल का प्रोडक्ट लेने के लिए उस प्रोडक्ट का बनना भी ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट कब बनेगा? वो प्रोडक्ट जब बनेगा जब एनिमल को प्रॉपर फीड करवाया जा रहा है। जब एनिमल प्रॉपर तरीके से फीड कर सकता है, जब एनिमल प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है, तो उस कंडीशन में उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब भी आप चाहे बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की, या फिर बेसिकली हम यहाँ पर डेयरी की बात कर लेते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग हम आगे देख लेंगे। जब आप डेयरी मैनेजमेंट की बात करें तो भाई हम दो तरीके से काम कर रहे हैं कि जो एनिमल को न्यूट्रिशन दिया जाए वो इस तरीके से दिया जाए कि उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम करवा रहे हैं वो प्रोडक्शन ऐसे प्रॉपर तरीके से हो कि एनिमल आपका एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो, या फिर सिंपल जो भी चीज़ बन रही है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में बन सके। तो सिंपल मैं क्या कह सकती हूँ, अ फीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल। ईच एनिमल शुड बी फेड ऑन अ बैलेंस रेशन, मतलब एक बैलेंस क्वांटिटी होती है कि आपका जो सिंपल बोले फाइबर की क्वांटिटी प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें फीडिंग में देखनी होती है। और लास्ट है हमारा हीडिंग। हीडिंग क्या है आपका? बेसिकली अगर मैं सिंपल हेडिंग बोलूँ या फिर सिंपल हीडिंग ही टर्म दिया है, लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। हीडिंग का मतलब है बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, टू पे अटेंशन। टू पे अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाउ? क्योंकि जब भी आप किसी एनिमल की बात करते हैं जिसको आप ब्रीड करवा रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर एनिमल किस सिंपल हम बोलें कि किसी भी पर्टिकुलर किसी डिज़ीज़ से मतलब मान लीजिए कि कोई डिज़ीज़ उसको है या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम उसको है, तो एक अटेंशन भी एनिमल को हमेशा देना पड़ता है। क्योंकि जो भी एक हेल्दी एनिमल रहेगा वो प्रॉपर टाइम पे फीड करेगा, प्रॉपर टाइम पर स्लीप मतलब सोने का टाइम रहेगा, जो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर रहेंगी। तो बेसिकली हीडिंग में होता है हाउस केयर अटेंशन, हेल्थ केयर अटेंशन। हाउसिंग जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, जो हेल्थ
मेंटेन हुई है एनिमल की, वो प्रॉपर है या नहीं है, तो उसको देखने के भी कई सारे एक्सपेक्ट होते हैं। अगर एनिमल हेल्दी है तो वो एक प्रॉपर डेली रूटीन को शो करता है, और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में वो चीज़ों को मतलब मील्स को स्किप करेगा, प्रॉपर स्लीप नहीं होगी या ज़्यादा स्लीप होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन सब में मतलब सबसे पहला मेथड अगर इम्प्रूवमेंट करना है लाइफ स्टॉक का, तो ये 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें देखनी ही देखनी है। क्लियर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट किया। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसका, हेल्थ केयर। सेकेंड इज योर हेल्थ केयर। नाउ हेल्थ केयर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई वो मैंने एक पॉइंट में लिख दी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन जब भी एनिमल हेल्दी नहीं है या फिर आप किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो उसका एक हेल्दी स्टेट में रहना प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को भी मेंटेन रखेगा, और इसके साथ साथ जो डिजीजेस एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड होने की वजह से एक बड़ी बीमारी को क्या कर सकती हैं, रन करवा सकती हैं, तो उससे हमें जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे किसके लिए, हमारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। WHO के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग एक एनिमल की जो होती है वो ज़रूरी होती है। यहाँ पे सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस नहीं है, कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग जैसे हम हेल्थ में हमेशा से पढ़ते आए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा जिसमें एनिमल का कंप्लीट सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग हो। सिर्फ डिजीज़ ना होना आपका एनिमल को हेल्दी नहीं बताता है। हेल्दी एनिमल प्रॉपर टाइम पे खाएगा, प्रॉपरली ड्रिंक करेगा, प्रॉपर स्लीप लेगा, सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, रेगुलर रहेंगी। इस वजह से एनिमल का हेल्दी होना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है। तीसरा हम बात करते हैं एक प्रॉपर सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। थर्ड में क्या बोल सकती हूँ, प्रॉपर या फिर सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, प्रॉपर सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइडेड ना हो, तो उस कंडीशन में जो एनिमल है वो एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाता। प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर वाटर हो, ड्रेनेज सिस्टम एकदम प्रॉपर हो, अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो प्रॉपर हो, लाइट आ रही है तो प्रॉपर होनी चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर कंडीशन, जिस एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है, जब तक प्रॉपर नहीं है तब तक उस एनिमल से आप जो एक सिंपल मैनेजमेंट जो है वो देखना ज़रूरी है। दूसरा हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस टू डिजीज़, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि हेल्थ केयर में हमने ये चीज़ पढ़ी, रेजिस्टेंस टू डिजीज। हेल्थ केयर में हम देख चुके हैं कि जब भी आप बात करते हैं आपके एनिमल की जो कि क्या कर रहा है, एक प्रॉपर हेल्थ केयर शो करना ज़रूरी है। तो उसमें हमने बोला कि एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग किसी भी एनिमल का एक हेल्दी एनिमल बनाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ डिजीज़ फ्री होना उसको हेल्दी नहीं बनाता, लेकिन डिजीज़ होना भी एनिमल को बहुत ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट में के अंदर चेंज लेकर आएगा। तो किसी भी एनिमल को डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाना एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि भाई कोई भी डिजीज़ इजीली किसी भी एनिमल को जो है वो क्या ना कर दे, खराब ना कर दे। जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो जिस एरिया में एनिमल रहता है वो बहुत ज़्यादा हम क्या कहें कि गीला रहता है, तो कोई भी माइक्रोब जो है वो ईजिली वहाँ डेवलप करके एनिमल को भी डिजीज जो है वो बना देता है। क्लियर। इसके साथ साथ आपका जो डिजीज से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोटेक्शन हैं, फूड प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, जिस जगह पे रह रहा है उस एरिया को नीट एंड क्लीन रखा जाता है ताकि कोई डिजीज़ हमारे एनिमल को ना हो। क्लियर। और लास्ट में हम बात करते हैं रेगुलर इंस्पेक्शन, जैसे हमने यहाँ पर हीडिंग में देखा। रेगुलर इंस्पेक्शन में क्या चीज़ है, वही कि एनिमल जो है वो प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ों को देख रहा है, या फिर मतलब सारी जो फैसिलिटीज़
हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर प्रोवाइडेड हैं या फिर नहीं है। एक बार प्रोवाइड करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें, लेकिन बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। बेसिकली व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज द रेगुलर इंस्पेक्शन। एक प्रॉपर इंस्पेक्शन जो है वो रेगुलर टाइम पे चलते रहना चाहिए। क्लियर? तो अब बेसिकली एक चीज़ और इससे कनेक्टेड है, दैट इज वाइट रेवोल्यूशन। हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं, जो आपका लाइफ स्टॉक में इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारे सिंपल न्यूट्रिशन, वही सबसे पहले जेनेटिकल मेकअप, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ कंट्रोल करी। वाइट रेवोल्यूशन मतलब यही मिल्क का प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा क्वालिटी एनिमल की अच्छी होगी उतना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट हमारा होगा और क्वालिटी भी होगा इवन। तो यही वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है हमारा इंडिया का ही मिल्क रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो टर्म दिया, मतलब वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड विद द वर्गीस क्यूरियन। बचपन से हम ये चीज़ जो है वो जीके में, जनरल नॉलेज में जो है वो पढ़ाते हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन से कनेक्टेड जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है, मतलब फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन पूछे जाते हैं, तो वर्गीस क्यूरियन इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। क्लियर? वाइट रेवोल्यूशन क्या है? वही हमारे डेयरी मैनेजमेंट को, डेयरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, मिल्क के प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, सो दैट द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स विल इंक्रीजेस। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में वर्गीस क्यूरियन है। क्लियर? तो ये पूरा क्या है? सिंपल मैनेजमेंट या ऑफ फार्म या फिर फार्म एनिमल्स में सबसे पहला पार्ट रहा आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। After dairy farm management, we have poultry farm management. Second is your poultry farm management. So पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आप यही, जैसे बर्ड्स, पोल्ट्री फार्म, पहली चीज़ तो हम समझते हैं कि कनेक्टेड कैसे है। जैसे हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट समझी, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाज कनेक्टेड विद द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पोल्ट्री फार्म की जब भी हम बात करते हैं तो वर्ड पोल्ट्री इज यूज फॉर द बर्ड्स विच कैन बी रेस्ड अंडर डोमेस्टिकेशन। पोल्ट्री जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दिस टर्म इज बेसिकली यूज फॉर द बर्ड्स, या फिर बर्ड्स के मैनेजमेंट में, बर्ड्स के डोमेस्टिकेशन को करवाने में हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का ही बात करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें बर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा चिक्स के बारे में, या फिर सिंपल चिकन्स कह सकते हैं, टर्की, गीस, गुनिया, ये सारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो आप सिंपल याद रखें कि वो मैनेजमेंट या वो फार्म जिसमें आप एनिमल्स के बर्ड्स के मैनेजमेंट को चेक करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कहलाती है। क्लियर? अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के भी कुछ फॉलोइंग, मतलब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई किस किस पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हुए हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो है वो एक बेटर वे में करवा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री, सिलेक्शन ऑफ, सिंपल कह सकते हैं कि डिजीज फ्री या फिर सुटेबल ब्रीड, डिजीज फ्री ब्रीड, या फिर मैं इसकी जगह सुटेबल ब्रीड भी लिख सकती थी, क्योंकि
आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोल्ट्री फार्म का मेंबर है, जो बर्ड है, या फिर आप चिकन की बात कर रहे हो, या फिर हम बात करें जो आप हेंस की और वही सिंपल एग लेयर्स या फिर ब्रॉयलर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के एनिमल्स हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली यही बर्ड्स, सबसे इम्पॉर्टेंटली ये मेंबर बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ से क्या होते हैं, हम सिंपल कह सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ ईजिली इनको लग जाती है। क्लियर? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप एक ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करें जो कि हमें सिंपल हम कह सकते हैं कि ऐसी फीड दे जो कि एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि कोई किसी तरीके की डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। तो सिंपल सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ दैट ब्रीड विच शुड बी डिजीज फ्री। कैसी होनी चाहिए? डिजीज फ्री होनी चाहिए, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर एस्पेक्ट है। ठीक है, ब्रीड शुड बी डिजीज फ्री एंड सूटेबल टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहला एग वैरायटी के लिए जो हम यूज करते हैं सिंगल कॉम में हमारा व्हाइट लेगॉन नाम की जो एक स्पीशीज है वो इस्तेमाल की जाती है एग के लिए। क्लियर? दूसरा मैं बात करती हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है आपका ब्रूड हाउस। ब्रूड हाउस। नाउ व्हाट इज ब्रूड हाउस? तो सिंपल कह सकते हैं एक क्राउड फ्री रेन प्रूफ प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पर जो आपका मेंबर सरवाइव कर रहा है, मतलब ब्रूड हाउस शुड बी क्राउड फ्री रेन प्रूफ प्रोटेक्टेड और प्रेडेटर्स से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एंड इट शुड हैव विंडोज विद वायर मेश एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन। क्योंकि एनिमल्स की बात करें, सिंपल बर्ड्स की बात करें, तो इन बर्ड्स का जो टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी चेंज्ड होता है। कैसे? क्योंकि इनकी पूरी की पूरी बॉडी पे सबसे पहली चीज़ तो फेदर्स की प्रेजेंस होती है, और फेदर की प्रेजेंस होने के साथ साथ इनकी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो बहुत ही ईजिली बहुत हाई हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस एरिया में ये रहते हैं वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, रेन प्रूफ होना चाहिए, ताकि कोई डिजीज़, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया डिजीज़ फ्री ब्रीड को सेलेक्ट करना। अब डिजीज़ फ्री ब्रीड को तो हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ से कोई भी डिजीज़ इजीली ऑप्ट ना कर ले। इस वजह से पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे एरिया को हम कैसा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? डिजीज़ फ्री मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ हम बात करते हैं सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगेन दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द डिजीज़ फ्री पार्ट। प्रॉपर hygiene and सैनिटेशन। हाइजीन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और सैनिटेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब तक हाइजीन नहीं मेंटेन होगा, सैनिटेशन नहीं होगा, उस कंडीशन में अगेन फिर से वही पॉइंट कि कोई भी डिजीज़ जो है वो इजीली हमारे जो मेंबर है, जो हमारा पोल्ट्री फार्म का मेंबर है, उसको क्या कर देगा? हार्म कर देगा। इसके साथ साथ केयर ऑफ चिक्स, जो नए बेबीज बन रहे हैं, जो नए चिक्स बन रहे हैं, उन चिक्स का एक प्रॉपर तरीके से केयर करना भी जो है वो यहाँ पर क्या है? इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ फीड मैनेजमेंट है, जैसा एनिमल में देखा था, फीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन बहुत तरीके से दिया जाता है, प्रॉपर चेकिंग से दिया जाता है कि किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारे इस पूरे के पूरे मेंबर को हार्म ना कर दे, क्योंकि बहुत ही इजीली ये कोई भी इन्फेक्शन को जो है वो क्या कर लेते हैं? ऑप्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ लाइट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। समर मैनेजमेंट और विंटर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? समर मैनेजमेंट और विंटर मैनेजमेंट में क्या है, मैंने अभी आपको बताया, इनकी पूरी की पूरी बॉडी पे फेदर्स की प्रेजेंस होती है, और फेदर की प्रेजेंस होने की वजह से और स्वेट ग्लैंड्स ना होने की वजह से इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो एक ज़्यादा गर्मी में ये मेंबर सर्वाइव नहीं कर पाता। और विंटर मैनेजमेंट की बात करें तो विंटर मैनेजमेंट भी ज़्यादा ठंड होने पर भी सर्वाइव नहीं किया जाएगा। टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर लगभग 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए,
तो मतलब एक सिंपल रेंज, बहुत ही छोटी सी एक नैरो रेंज है जिसमें आपकी पोल्ट्री फार्म का जो मेंबर है वो क्या करता है, सरवाइव करता है। इससे रिलेटेड अगर मैं बोलूँ कि कई सारी डिजीजेस भी हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे रानीखेत की बात करते हैं, रानीखेत वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में आप टाइफाइड है, कॉलेरा है, तो ये सारी की सारी डिजीजेस जो है वो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जब भी आप पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग पहली चीज़ तो, और अब ये तो रहा मैनेजमेंट, इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, बर्ड से हमें मिलता क्या है, या किस चीज़ को, जैसे डेयरी फार्म में हम मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में आप किस चीज़ के लिए इन मेंबर्स को डेवलप करवाते हैं, तो 2 चीज़ों के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंटली एग्स, दूसरा मैं बात करूँ तो मीट। मीट बेसिकली प्रोटीन सोर्स की तरह इस्तेमाल होता है, और एग्स तो हम डेली बेसिस पे ही बात करते हैं। जो एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के बना दिए जाते हैं वो सिंपल हमारे वेजिटेरियन एग्स भी कहलाते हैं। वेजिटेरियन एग्स। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें आप बर्ड्स को, चिक्स को, टर्कीज हैं, गीज हैं, डक्स हैं, इन सब को मैनेज करवा रहे हैं। किस चीज़ के लिए, एग्स के लिए और मीट के लिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो चिक्स का ही या चिकन का ही कह सकते हैं करवाया जाता है। डक्स वगैरह का भी होता है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू द हेन्स एंड कॉक्स बहुत ही कम होती है। 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो एग और दूसरा आपका मीट।